नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से भारतीय राजनीति में एक मुद्दा बहुत तेजी से गरमाया हुआ है और उस मुद्दे का नाम है नक्सलवाद। इंग्लिश में नक्सलिज्म बोलते हैं, हिंदी में नक्सलवाद बोलते हैं। आज मैं आपके साथ इस टॉपिक पर डिटेल डिस्कशन करना चाहता हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा रहेगा, क्लास थोड़ा बड़ा रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बात समझ में आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों न्यूज में है। कुछ दिन पहले भारत के गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा यह कहा गया कि पिछले कुछ सालों में नक्सली गतिविधियां काफी कम हुई हैं। तो अभी 31 अक्टूबर को आपको पता है, इस दिन यूनिटी डे मनाया जाता है। सरदार पटेल को याद करते हुए हमारी सरकार यूनिटी डे मनाती है, एकता दिवस मनाती है। तो इसी एकता दिवस के दौरान आपको पता होना चाहिए, गुजरात के केवड़िया में, जहां पर सरदार पटेल जी की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना संबोधन दिया और उस संबोधन में उन्होंने अर्बन नक्सलिज्म की बात की, शहरी नक्सलवाद की बात की। आज मैं और आप समझने वाले हैं कि नक्सलवाद आखिर है क्या। क्या नक्सलवाद एक हिंसा है या फिर हक की लड़ाई है? क्या एक नक्सलवाद अधिकारों के प्रति गरीब कमजोर लोगों की लड़ाई है या फिर एक हिंसा है? ये मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। पक्ष और विपक्ष में दोनों बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका ज्ञान और आपकी नॉलेज बहुत अच्छे से इंप्रूव हो। सो डिस्कस करते हैं। हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नक्सलवाद, हक की लड़ाई या फिर हिंसा। चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर नक्सलवाद की शुरुआत कहां से हुई। तो देखिए, हुआ क्या था। आप जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे देश में शोषण की कमी नहीं छोड़ी थी, खास करके किसानों का शोषण बहुत ज्यादा रहा। 1947 में सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद भी कुछ नहीं बदला, तो किसानों का साथ होने वाला व्यवहार नहीं बदला। देश जरूर आजाद हुआ था, लेकिन सत्ता अभी भी चुनिंदा, अमीर और ऊंचे तबके के लोगों के पास थी। किसानों, मजदूरों, हक की कोई बात नहीं कर रहा था। समस्या तब हुई जब 1960 के दशक में, एग्जैक्ट बात करूं तो 1967 के आसपास, बंगाल के अंदर लगातार जमींदार स्थानीय अथॉरिटी यानी कि पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर किसानों का शोषण कर रहे थे। उन पर अत्यधिक मात्रा में कर लगाए जा रहे थे, उनके हाथ फसलें छीन ली जाती थी, उनके जमीनों के पट्टे लिखवा लिए जाते थे, फेक पेपर बनाकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। शोषण इतना ज्यादा बढ़ा कि 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में कुछ किसानों ने विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह की कहानी यह थी कि कुछ किसान जमींदारों के पास गए अपने पेपर, अपनी जमीनें वापस लेने के लिए, लेकिन पुलिस की हेल्प से जमींदारों ने उनको अरेस्ट करवा दिया, जिसमें एक नाम जंगल संथाल, कानू सान्याल, ऐसे लोगों के नाम आते हैं। तो जब ये हिंसा ज्यादा बढ़ी तो स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों ने एक आंदोलन शुरू कर दिया और इसी नक्सलवाड़ी क्षेत्र से शुरू हुए आंदोलन को बाद में नक्सलवादी आंदोलन या नक्सलिज्म के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि शुरुआत में ये लड़ाई हक की लड़ाई थी, शुरुआत में ये लड़ाई शोषण के विरुद्ध लड़ाई थी, शुरुआत में ये लड़ाई प्रशासन की अनदेखी व जमींदारों के शोषण के खिलाफ थी। तो मैं कह सकता हूं कि शुरुआत में हक की बात इसमें की गई थी। अब देखो हुआ क्या, धीरे धीरे चीजें खराब हुई। क्या हुआ, आखिर नक्सलियों ने क्यों वेपन उठाए? तो देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं, हाँ हमने भी उठा लिए, हाँ हमने भी उठा ली है तुम्हारे खिलाफ बंदूक, हाँ हमने भी उठा ली है तुम्हारे खिलाफ बंदूक, तुम हो समझते हो तमंचे की भाषा। ये यहां से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे इसे सीपीआई के कैडर, सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो शुरुआत में आपको याद होना चाहिए सोवियत यूनियन से प्रभावित थी, लेकिन 1964 में जब इस पार्टी का विभाजन हुआ भारत चाइना युद्ध के कारण, तो इसका एक कैडर सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म के नाम से जाना जाने लगा, जो लेनिन प्लस चीनी नेता माओ के विचारों से प्रभावित था। और इस मार्क्सवादी यानी कि सीपीआईएम के समर्थकों ने, नेताओं ने इसको समर्थन दिया, जिसमें एक नाम है आपका चारू मजूमदार, कानू सान्याल, कन्हई, ठीक है, कन्हई बनर्जी, ऐसे करके बहुत सारे नेताओं ने किसको समर्थन देना शुरू कर दिया? तो आंसर है, इन्होंने समर्थन देना शुरू कर दिया किसको? नक्सलवादी आंदोलन को। अब क्वेश्चन उठता है कि आखिर नक्सलवादी आंदोलन के कारण क्या है, क्या रीजन है? तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले समझाता हूं कि आखिर इसके चरण क्या है। 1967 से 1980 के बीच में नक्सलवादियों की राष्ट्रीय पहचान होने लगी।
इन्होंने जगह जगह जमींदारों को मारना, उनकी जमीनें छीनना, ऐसे गतिविधियां करने लगी जिससे कि ये काफी तेजी से बढ़ने लगे। 1980 से 2004 के बीच में नक्सलवादी गतिविधियों का दौर शुरू हुआ। इन्होंने प्रशासन के अधिकारियों को बंदी बनाना, सेना की बटालियंस पर गोलीबारी करना, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना, इस तरह से अपनी गतिविधियां शुरू कर दी। यानी कि ये चाहते ही नहीं कि इनके एरिया में डेवलपमेंट और ये सारी चीजें हों। इस तरह से ये बहुत तेजी से इनकी गतिविधियां बढ़ने लगी। 2004 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा संसद में खड़े होकर यह बोला गया कि आंतरिक सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा है तो वो किससे है? नक्सलवादी गतिविधियों से है, क्योंकि ये लोग प्रशासन, सेना की बटालियंस, टुकड़ियां, लोगों, स्थानीय लोगों को टारगेट करते हैं, जिसकी वजह से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। इस तरह से ये चीजें देखने को मिली। अब ये तो बात हो गई कि हाँ, हक की लड़ाई धीरे धीरे हिंसा में कन्वर्ट होने लगी। तो इस लड़ाई के पीछे क्या रीजन था? क्या नक्सलवादी सिर्फ हिंसा के लिए आगे बढ़े या फिर उनकी कुछ मांगे थी? ये मैं और आप डिस्कस करने वाले हैं। सर्वप्रथम अगर मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा, इनका कहना है कि सरकार के द्वारा गरीबों, आदिवासियों के हितों को नजरअंदाज किया गया है। कैसे नजरअंदाज किया गया है? इन लोगों का कहना है कि सरकार ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को वनों को काटने, खनन करने के पट्टे दे दिए हैं, जिसके कारण वो किसानों और आदिवासियों, मजदूरों के हितों को ध्यान में नहीं रख रहे, जिसकी वजह से सरकार इनके हितों को नजरअंदाज कर रही है। कहीं तक बात भी सही है, क्योंकि संसाधन तो पे तो कंट्रोल उन्हीं का था। जाहिर सी बात है, जो संसाधन तो उनके थे, लेकिन उनकी कोई सहमति नहीं ली गई। पहली रीजन। दूसरा रीजन, आदिवासी क्षेत्रों में जीवन यापन की सुविधाओं की कमी है। न स्वच्छ पानी है, न स्वच्छ वातावरण है, न स्वच्छ सुविधाएं हैं, जिसके कारण वो आसानी से स्थानीय लोग नक्सली गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन तथा संसाधनों का बाहर भेजना। नक्सलवादी आरोप लगाते हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके इनको बाहर भेजा जा रहा है, जबकि इनका इस्तेमाल हमारे हित में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। सारे संसाधन बाहर भेजे जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, हम हमारे ही क्षेत्र में एक बेगानापन महसूस करते हैं, एक अकेलापन महसूस करते हैं, जो हमारे साथ समस्या का कारण है। बढ़ती बेरोजगारी व अशिक्षा। इस पूरे क्षेत्र में नक्सलवादी प्रभावित राज्यों में, जैसे झारखंड, उड़ीसा, आपका वेस्ट बंगाल, ये पूरी बेल्ट, बिहार का कुछ हिस्सा, ये पूरी बेल्ट बेरोजगारी व शिक्षा से वंचित है। अशिक्षा, बेरोजगारी की वजह से यहाँ के युवा आसानी से नक्सलवादी मूवमेंट में शामिल हो जाते हैं, चंद पैसों के लालच में आके, जिससे कि वो अपने परिवारों का पेट पाल सके। इसके अलावा प्रशासन की उसी उदासीनता व कमजोर पहल या कमजोर पहुंच। प्रशासन भी इनके प्रति कोई सकारात्मकता नहीं दिखाता। प्रशासन भी सरकार की नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करने में काफी ज्यादा, आप कह सकते हो कि नजरअंदाज करता है, वो भी ध्यान में इनको नहीं रखता। शिक्षा व विकास कार्यों का अभाव। इनके क्षेत्र में स्कूल, कोई बढ़िया ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी सारी सुविधाओं का अभाव है। साथ ही सामाजिक विषमता। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों के लोगों का कहना है कि लगातार हम लोगों के बीच में अंतर आता जा रहा है। जो शहरी भारत है वो लगातार विकसित हो रहा है, लगातार अच्छी लाइफ जी रहा है, और हमारा क्षेत्र लगातार पिछड़ता जा रहा है। यानी कि गरीब और अमीर के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। इन सारे कारणों के चलते ये नक्सलवादी आंदोलन देखने को मिला, ये नक्सलवादी आंदोलन हुआ। तो मैं और आप अगर इसको एनालाइज करें तो ये शुरुआत में तो हक की लड़ाई नजर आती है, लेकिन हाँ, वो बात अलग है कि बाद में इसको सहारा लिया गया हिंसा का, और हिंसा के थ्रू अपनी बात मंगवाने की बात की गई, जो कि हक की लड़ाई के बाद एक तरीके से संकट का कारण बन गया। और यही रीजन है कि सरकार इनके खिलाफ होती चली गई। ये तो बात हो गई यहां पर। अब क्वेश्चन उठता है, क्या सरकार ने नक्सलवाद को रोकने के लिए काम किया है? तो नो डाउट, जाहिर सी बात है, नक्सली कोई बाहर के लोग थोड़ी है या कोई आतंकवादी थोड़ी है, वो भी तो हमारे ही लोग हैं, हमसे ही अलग हुए लोग हैं, किसी कारणवश अलग हुए लोग हैं। इसी वजह से सरकार ने उनके पक्ष में काफी काम किया है। जरा ध्यान से सुनो। 2006 में मैंने बता दिया आपको, प्रभावित क्षेत्रों में ढांचागत विकास पर बल का काम किया है। सरकार सड़क निर्माण पर काम कर रही है। 2013 में रोशनी योजना लाई गई। 2013 में रोशनी योजना के तहत नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने का काम किया गया, जिससे कि इस पूरे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट हो और जो युवा आसानी से नक्सलवादियों के चक्कर में आ जाते हैं वो दूर रहें। शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई, प्रशासन को बढ़ावा देने की बात की गई यहां पे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, 2017 में भारत के पूर्व
होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा समाधान कॉन्सेप्ट दिया, समाधान एक आप कह सकते हो कार्य योजना इंट्रोड्यूस की। इसमें SAMADHAN समाधान, एक एक करके समझाता हूं इसका मतलब क्या था। समाधान, यहां पर एस का मतलब स्मार्ट लीडरशिप, हमारी लीडरशिप स्मार्ट होनी चाहिए जिससे कि हम इनकी बात सुने। दूसरा अग्रेसिव स्ट्रेटजी, हमें नक्सलवाद से निपटने के लिए अग्रेसिव तेज स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। तीसरा मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, इन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, मोटिवेट किया जाना चाहिए कि अपनी एक्टिविटी छोड़े। इसके अलावा एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इनके इनपुट्स, इनकी उस पर ध्यान रखा जाना चाहिए। इसके अलावा डैशबोर्ड बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर एंड की रिजल्ट एरिया, लगातार इनके एरिया में डेवलपमेंट और इन सारी चीजों पर फोकस किया जाना चाहिए। हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का हार्नेस करके इनके एरिया को अच्छे से किया जाए। एक्शन प्लान फॉर ईच थ्रेट, हर थ्रेट से निपटने के लिए एक्शन प्लान अलग से बनाया जाए। और नो एक्सेस ऑफ फंडिंग, इनके मिलने वाली फंडिंग को रोका जाए। इस तरह से हम नक्सलियों की समस्या का समाधान निकालते हैं। अब यहीं पर मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहता हूं, एक शब्द और यूज होता है जिसको बोलते हैं अर्बन नक्सल। भाई अर्बन नक्सल क्या है? तो देखिए, शहरों में रहने वाले कुछ लोग, कुछ पेशेवर लोग जिसमें टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और सरकारी सेवाओं में लगे हुए लोग हैं, वो नक्सलियों से सहानुभूति रखते हैं। या तो वो इन परिवारों से आते हैं या इनका कोई लिंक है, इनसे वो सहानुभूति रखते हैं और शहरों में रहकर अपनी सेवाएं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इन लोगों को सपोर्ट करते हैं, इनको फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं और बाकी चीजों एक्सेस, इंफॉर्मेशन एक्सेस कराते हैं। ऐसे लोगों के लिए अर्बन नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, जिससे कि पूरे देश को यूनिट किया जाए। तो ऐसे में हमें इन अर्बन नक्सल से बचना चाहिए जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश को विभाजित करना चाहते हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। इस वजह से नक्सलवाद अभी काफी ज्यादा न्यूज में आ गया है। और मेरा ऐसा मानना है, जो आने वाला सिविल सर्विस का एग्जाम है, जो मेंस होगा, उसमें नक्सलवाद पर इस बार आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, जरूर आएगा इसके ऊपर। तो ये टॉपिक काफी न्यूज में अभी रहने वाला है नक्सलिज्म को लेकर। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इस पूरे डिस्कशन के बाद, क्या आपको लगता है कि नक्सलवाद रियल में हक की लड़ाई है या फिर ये हिंसा की तरफ बढ़ गया है? तो आप एनालाइज करोगे तो आप एक बात तो पाओगे कि शुरुआत में ही हक की लड़ाई थी, लेकिन बाद में इसमें कुछ समूह शामिल हो गए जिन्होंने इस हक की लड़ाई को किसमें कन्वर्ट कर दिया? हिंसा में कन्वर्ट कर दिया, जिसके कारण सरकार इनके खिलाफ होती चली गई। तो ये था आज का डिस्कशन नक्सलिज्म के ऊपर। मैं ऐसी कामना करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और अंत तक आप इसको जरूर देखेंगे। टॉपिक अगर समझ में आया है तो अपना कमेंट जरूर करें कि हाँ सर समझ में आया। इसके अलावा आप इस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दूसरों के साथ शेयर करें, जिससे कि ये चीजें आगे बढ़ें। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिलूंगा मैं आपसे ऐसी क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़िए। और मैं आपने अच्छे से दिवाली भी मनाई होगी, तो ऐसी क्लास में आपके साथ डिस्कशन होता रहेगा। तो मिलूंगा ऐसी क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।